सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सैम्पलिंग की। मेरे भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर, रैंडम सैम्पलिंग इसके टाइप, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इसके टाइप के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। आपको इसके अंदर जो है घोल कर एक एक चीज़ पी जानी है, एक एक टाइप ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। अगर आपको ये जो है पीडीएफ चाहिए हिंदी के अंदर, तो आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9901 ठीक है जी, 9901 ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जो है पूरी की पूरी पीडीएफ जो है हिंदी में आपको जो है सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे टाइप हिंदी में लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हिंदी में देखने में। हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग की बात करें तो भाई इसके अंदर हम उसको दो जगह क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग की। देखो, रैंडम का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो। अबे हम जैसे कहते हैं कभी कभार कि भाई रैंडम पिक्चर क्लिक करती है। रैंडम पिक्चर कौन सी क्लिक होती है, आप खुद सोचो। जो जिसमें भाई जो सडनली एकदम से क्लिक हो जाती है, ठीक है, बाय चांस कह सकते हो, सडनली कह सकते हो, ये यही होती है रैंडम। तो उसी चीज़ को बोलेंगे ना। रैंडम को हिंदी में जो है देव प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। देखो, हिंदी में नाम जो है थोड़े ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है रैंडम। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, तो कह रहा है ये एक ऐसी क्रियाविधि होती है जिसमें समष्टि के प्रत्येक सदस्य की, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, और जनसंख्या का मतलब स्टैटिस्टिक के अंदर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये वो वाली जनसंख्या की बात नहीं हो रही है कि भारत की जनसंख्या जो है इतने करोड़ हो गई है, वो वाली नहीं है। यहाँ पे जहाँ से हमें सैंपल को सिलेक्ट करना है उसको जो है समष्टि कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो कह रहा है ये एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें समष्टि के प्रत्येक सदस्य की प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब सैंपल, सैंपल में चुने जाने की जो संभावना जो होती है ना, सबके इक्वल के चांस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि एक ग्रुप के अंदर जो है 5 बंदे हैं, ठीक है, या मान लीजिए ग्रुप के अंदर जो है 5 नहीं, एक ग्रुप के अंदर मान लीजिए 50 बंदे हैं। ठीक है, ABCDEFGH ऐसे जो है भाई 50 बंदे हैं इस ग्रुप के अंदर। अब मुझे इसमें से 5 बंदों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 बंदे वो कोई भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 5 बंदे इन 50 में से 50 के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मेरा ए की तरफ फेवर ज़्यादा है कि ए तो सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा, या सी को सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 50 बंदों की जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, वो इक्वल की है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जितने भी आइटम्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, जितने भी आइटम होते हैं, जितने भी मद होते हैं, वहाँ पे सबके सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जब वो सबकी इक्वल होती है, तो मेरे भाई उसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस संभावना आधारित नजरिए के कारण प्रतिदर्श यादृच्छिक होता है, मतलब कि रैंडम होता है। कौन आएगा सैंपल के अंदर, कौन नहीं आएगा, कुछ कंफर्म नहीं होता है। यादृच्छिक शब्द का अर्थ होता है, ये नहीं है कि बिना किसी नियम का अनुसरण किए संयोग से प्रतिदर्श की प्राप्ति की गई है। क्या बोल रहा है कि यादृच्छिक का मतलब क्या है, यादृच्छिक शब्द का अर्थ ये नहीं है कि बिना किसी नियम का अनुकरण किए संयोग से प्रतिदर्श की प्राप्ति की गई है। मतलब कि एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा, एक रूल फॉलो किया जाएगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो जो है रैंडमली होगा। ऐसा नहीं अंधाधुंध जो है कुछ भी हो गया। अभी हम जब इसके टाइप पढ़ेंगे तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। मतलब कहने का ये है, रैंडम सैम्पलिंग वो है जहाँ पे सबके सैंपल में सिलेक्ट होने की, जो सब आइटम के सैंपल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो मेरे भाई सबकी जो है वो इक्वल की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग जो है वो प्रायिकता के सिद्धांतों का जो है उस पर आधारित होती है, और इसके कुछ रूप होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अब इसके जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। रैंडम सैम्पलिंग ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि रैंडम और नॉन रैंडम में डिफरेंस आता है, तो रैंडम में आप ये लिखेंगे। अब इसके जरा टाइप की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ को आपको जरा समझना है। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप की। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। हम अगर बात करते हैं इसके टाइप की, तो भाई सबसे पहला जो इसका टाइप होता है, सबसे पहला जो इसका टाइप होता है उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, मैं और जो है इसको, हाँ अब ठीक है,
सबसे पहला जो टाइप होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यदि समष्टि के सदस्यों की विशेषताओं में काफ़ी अधिक भिन्नता ना हो, मतलब कि कह रहा है अगर आइटम के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा जो है डिफरेंट ना हो, ठीक है, मतलब सिमिलर हो, एक जैसे हो, तो हम जो है ना सिंपल रैंडम सैंपलिंग विधि को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आइटम है, जैसे मैंने बोला है एक ग्रुप के अंदर 50 बंदे हैं, ठीक है, तो उन 50 की विशेषताओं जो हैं अगर सिमिलर सी हैं, ठीक है, तो इस विधि में हम समूची समष्टि को क्या मान लेते हैं, सजातीय समूह मानकर चलते हैं, होमोजीनियस मानकर चलते हैं कि 50 के 50 बंदे एक जैसे हैं, जो फीचर्स ए के अंदर हैं वही फीचर बी के अंदर है, वही वैसे ही सी के अंदर है, डी के अंदर भी, सब में सेम फीचर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रतिदर्श के लिए, सैंपल के लिए, सदस्यों के चयन के लिए रैंडम सैंपलिंग का अनुसरण करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि 50 बंदे अगर ग्रुप के अंदर हैं, मुझे उसमें से 5 बंदे चुनने हैं, तो भाई 50 के 50 बंदे जो है ना, 50 के 50 बंदे जो हैं उनमें सब में सेम तरीके की विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है ए के फीचर कुछ अलग है, बी के फीचर कुछ अलग है। हम 50 के 50 बंदे को होमोजीनियस मानकर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सजातीय समूह, सजातीय का मतलब, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे हैं, आप जो है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको जो है मेरे भाई होमोजीनियस कहते हैं। अब जरा आंखें खोलकर, दिमाग की बत्ती जलाकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आंखों को गड़ा लेंगे, क्योंकि अब हम जो है मुद्दे की बात करने वाले हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, यहाँ से आप समझेंगे, एक एक चीज़ भाई ध्यान से समझनी है। अब ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, ये भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। पहली क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है SRSWR। इस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आंखें कानों को खोलकर बिल्कुल, ठीक है। अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान को ज़रा यहीं लगा लेंगे। इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है SRSWR, इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के ऊपर, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या होती है विद रिप्लेसमेंट, क्या होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके ऊपर डिफरेंशिएट कीजिए, शॉर्ट नोट बताइए। देखिए, विद रिप्लेसमेंट का मतलब और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको हिंदी सरल भाषा में बता देता हूं कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बोला एक ग्रुप के अंदर 50 बंदे हैं, ठीक है। एक ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं, एक ग्रुप के अंदर 50 बंदे हैं। और मुझे जो है इसमें से भाई कितने बंदों को सिलेक्ट करना है, 5 बंदों को। जैसे कि मैंने मान लिया भाई ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, डी बंदा है, ई बंदा है, एफ बंदा है, ऐसे जी एच आई, ऐसे 50 बंदे हैं, ठीक है जी। अब पहले विद रिप्लेसमेंट समझिए कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरे को 5 बंदों को सिलेक्ट करना है, तो पहले मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ए जो है भाई सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ए सिलेक्ट हो गया। मैं अपने सैंपल में मेंशन कर लूँगा कि पहला सैंपल जो है वो ए का आया है, ठीक है जी। पहला सैंपल जो है वो मेरा भाई ए का आ गया, तो मैं उसको मेंशन कर लूँगा कि जी पहला सैंपल जो है वो ए का है, ठीक है। अब अगर विद रिप्लेसमेंट है, तो अब ये जो ए को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने ए को सिलेक्ट करने के बाद, आंखों को और कान की बत्तियों को दिमाग को खोल के सुन लेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ए को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने ए को वापस इस 50 के ग्रुप में भेज दिया, और फिर से जब मैं दोबारा से जब मैं सैंपल को सिलेक्ट करूंगा तो ए इसमें फिर से आ जाएगा। अगर मैंने ए को वापस ग्रुप में मिला दिया सिलेक्शन होने के बाद, सैंपल का फर्स्ट टाइम जब उसका सिलेक्शन हो गया और मैंने फिर उसको ग्रुप में मिला दिया, अब जब सेकंड टाइम सिलेक्शन होगा तो ए की तो फिर से पॉसिबिलिटी आ जाएगी सिलेक्ट होने की। तो अगर मैं वो सैंपल जो एक बार सिलेक्ट हो चुका है, अगर मैं उसको दोबारा पॉपुलेशन के अंदर मिला दूं और उसकी नेक्स्ट टाइम फिर से पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो मेरे भाई उसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। और अगर मैंने ए को हटा दिया कि भाई तू तो अब हो गया, अब ये गया यहाँ से, अब इसमें कितने रह गए, अब इसमें रह गए 49। अब मैं जब दूसरा सैंपल सेलेक्ट करूंगा, अब ए उसमें नहीं है, तो ऐसे उसको बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। जब एक सैंपल सिलेक्ट हो जाता है, अगर मैं उसको पॉपुलेशन में दोबारा मिला दूं तो वो है विद रिप्लेसमेंट, और अगर मैं ना मिलाऊं तो वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बत्ती आपको जो है बेजा भाई दिमाग में सेट कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आता। अब यही चीज़ इसमें जो है, यही चीज़ इसने जो है हिंदी में आपको यहाँ पे समझा रखी है, ठीक है। इसको जो है
एक उदाहरण से इसने यहाँ पे समझा रखा है कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो है क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है इसने एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है, विद और विदाउट का उदाहरण के साथ आता है। कह रहा है मान लीजिए समष्टि का जो आकार है वो n है, पॉपुलेशन जो है वो n है, और हम जो है विदाउट रिप्लेसमेंट के सिद्धांत को लागू करके n आकार के सैंपल जो है वो चाहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन n है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वो दोबारा से मिलेगा नहीं, ठीक है। और मुझे कितने सैंपल चाहिए, n सैंपल चाहिए। बेटा ये लिख कर आना है आपको, ये मेरे से PDF ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही लिख कर आना है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अब वो दोबारा ऐड नहीं होगा। तो इस विधि में पहली इकाई में चुने जाने से पहले समष्टि की प्रत्येक इकाई की प्रतिदर्श में चुने जाने की जो प्रायिकता है वो एक जैसी है। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करूंगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सबकी प्रोबेबिलिटी, सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/n। भाई एक 1/n का मतलब एक सैंपल में सिलेक्ट करूंगा, किसमें से, पॉपुलेशन में से, तो 1/n होती है, ठीक है जी, पहली बार फर्स्ट टाइम। और जब प्रतिदर्श के पहले सदस्य का चयन हो जाता है, अब एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि 50 बंदे थे बेटा, तो 50 में ABCDEFG सब थे, एक की सिलेक्ट होने की या B की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 बंदे थे तो 1/50 हो जाएगा। A के सिलेक्ट होने की भी, B की भी, C की भी, D की भी, E की भी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/50 है सिलेक्ट होने की, ठीक है। लेकिन अब जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट को फॉलो कर रहा हूं तो A को मैं दोबारा नहीं मिलाऊंगा ग्रुप में। अब कितने बंदे रह जाएंगे, अब बंदे रह जाएंगे 49। अब मैं दूसरा सैंपल जो 49 में से सिलेक्ट करूंगा और उसमें A नहीं है। अब देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। अब जब मैं सेकंड टाइम जब मैं दूसरा सैंपल जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो क्या लिखा हुआ है, तो अब जो है n-1 सदस्य में जो है प्रतिदर्श की समान प्रायिकता है। मतलब अब 49 हो गए थे ना बंदे, एक बंदा कम हो जाएगा। अब सेकंड टाइम सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, n-1, तो इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह प्रतिदर्श के nवें सदस्य से के चयन से पहले समष्टि के बाकी के प्रत्येक सदस्य की सैंपल में शामिल किए जाने की संभावना होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। और जबकि अगर हम विद रिप्लेसमेंट की बात करें तो भाई विद रिप्लेसमेंट में बार बार वो सैंपल उसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा विद रिप्लेसमेंट का। और अगर हम विद रिप्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे n आकार जो है वो समष्टि है, पॉपुलेशन है, और ये जो है सैंपल है जिसका चयन प्रतिस्थापन के साथ किया जा सकता है। ये तो वही लिखा हुआ है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है। और इसी के साथ अगर आपको विद का लिखना हो तो विद में सबकी प्रोबेबिलिटी बार बार कितनी रहेगी, 1/n। यही लाइन, यही पैराग्राफ आपको लिखना है, यही पैराग्राफ आपको फिर से लिखना है कि और अगर हम विद रिप्लेसमेंट को फॉलो करते हैं, n मेरे पॉपुलेशन है, ठीक है, स्मॉल n जो है मेरा सैंपल है, और मैं पहली बार चुनूँ, दूसरी बार चुनूँ, तीसरी बार चुनूँ, कितनी भी बार मैं जो है जब प्रतिदर्श चुनूंगा, सैंपल चुनूंगा, हर बार सैंपल के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n रहेगी। जैसे एक बारी सिलेक्ट हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/50, दोबारा ग्रुप में मिल जाएगा, फिर से अभी भी 50 बंदे रहेंगे, फिर से सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/50। विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है और विदाउट रिप्लेसमेंट में हर बार एक कम होता रहता है। ये जो उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है आपको भी मेरे भाई ऐसे ही लिख के आना है, विद और विदाउट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये है आपका, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, रैंडम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे जिसके अंदर रैंडम का सबसे पहले, रैंडम क्या होती है, जिसमें सबके सिलेक्ट होने की इक्वल की प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहला टाइप है रैंडम के अंदर भी सिंपल रैंडम, और सिंपल रैंडम में भी दो तरीके के होते हैं, विद और विदाउट, ठीक है। ये मेरे से ले लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ये आपको लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरी क्या है जी, रैंडम के ही टाइप पढ़ रहे हैं भाई। दूसरा जो टाइप होता है इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन। इसका क्या मतलब होता है, एक सिस्टम फॉलो होगा। अब इसके नाम से इसका काम है, देखो सिस्टमैटिक, एक सिस्टम फॉलो होगा। क्या सिस्टम फॉलो होगा, यादृच्छिक प्रतिचयन के इस प्रति रूप भेद में क्या होता है, प्रतिदर्श की केवल पहली इकाई का जो चयन है ना वो तो रैंडम तरीके से किया जाता है, और उसके बाद की इकाइयों का चयन कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करके किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें कृषि के लिए प्लॉट का चयन करना है,
तो क्रमबद्ध यादृच्छिक चयन में हम पहला यादृच्छिक युग तो केवल एक भूखंड का चयन करेंगे और इसके बाद प्रत्येक 10वें भूखंड का चयन हम कर सकते हैं। ये क्या कह गया, ये आपके कुछ समझ नहीं आया होगा। ये कह रहा है बेटा, जैसे मान लीजिए एक लाइन में 10 बंदे खड़े हुए हैं, एक बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे बंदे खड़े हुए हैं। पहला तो रैंडम तरीके से, ठीक है, मान लो मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी एफ कोई भी आ सकता है, तो मान लो मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब पहला तो मैंने रैंडम तरीके से करा और अब मेरे को 5 सैंपल चाहिए। तो पहला तो मैंने रैंडमली कोई भी आ गया, मान लो बी आ गया, और अब मैं बाकी के जो 4 सैंपल हैं वो मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई हर तीसरा बंदा, बी के बाद हर तीसरा, तो बी के बाद हर तीसरा कौन है, ई, फिर अगला तीसरा कौन है, एच, ऐसे ही आई जे के, फिर अगला तीसरा कौन होगा, के। ये तो ये क्या हो रहा है, एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, पहला रैंडम और उसके बाद हर 5वां, हर तीसरा, हर 10वां, उसके बाद कोई भी एक सिस्टम फॉलो हो सकता है कि ये ऐसा होगा, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगली टाइप की सैम्पलिंग की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या होती है भाई, स्ट्रैटिफाइड, यदि विचाराधीन समष्टि में विजातीय इकाइयों का समावेश हो। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय का मतलब होता है होमोजीनियस और विजातीय का मतलब होता है नॉन होमोजीनियस, मतलब जो डिफरेंशिएट हैं, अलग अलग हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम समष्टि को कुछ निश्चित विजातीय समूहों में जो है विभाजित कर देते हैं। दूसरे कुछ इकाइयों का चयन सरल रैंडम सैंपलिंग द्वारा किया जाता है। तीसरे प्रत्येक स्तर से इकाइयों के चयन के बाद इन सभी के मिले जुले रूप में अंतिम प्रतिदर्श की प्राप्ति होती है। ये क्या बकवास कर दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मेरे को इतना तो पता है। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये भाई ये कह रहा है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स के बेस पे, आय के बेस पे, जेंडर के बेस पे, किसी भी बेस पे आप उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोगे और फिर उसमें से जो है सैंपल सिलेक्ट करोगे। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए हम जो है सैंपल सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसका, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाना चाहते हो कि दिल्ली में एक ऑन एन एवरेज बंदा कितना कमाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में जो है धनी, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग जैसे इकाइयों में बटी हुई है कि भाई हाई स्टैंडर्ड, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे हैं। इनकम के बेस पे इलाके बटे हुए हैं कि भाई ये पॉश एरिया है, यहाँ तो पुअर लोग रहते हैं या अमीर लोग रहते हैं, ऐसे बटा हुआ है दिल्ली के अंदर। इनकम के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये क्या होगा, ये विभाजन इन इलाकों के आमदनी के आधार पर हुआ है। ये जो पॉपुलेशन है, मुझे दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाना है। अब दिल्ली के अंदर लोग बटे हुए हैं, हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनकम के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब इन इलाकों में से प्रत्येक एक स्तर को गठित कर सकता है, जिसे सरल यादृच्छिक प्रतिदिन को लागू करके हम इसमें से सैंपल का चयन कर सकते हैं। मतलब हायर सैलरी में से कुछ बंदे उठा लिए, मिडल वाले में से कुछ बंदे उठा लिए और लोअर वाले में से कुछ बंदे उठा लिए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जहाँ पे आप पॉपुलेशन को कुछ विशेषताओं के आधार पर जेंडर के बेस पे, इनकम के बेस पे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है जी, क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड। बेटा इसी तरीके से एक और सैंपलिंग होती है, ये तो हो गई स्ट्रैटिफाइड, यहाँ पे आपने किसी फीचर के बेस पे बांटा। एक और मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें लिखी हुई नहीं है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। ये भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, इसको कहते हैं एरिया सैंपलिंग। क्या कहते हैं, एरिया सैंपलिंग इसको हम कहते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रैटिफाइड में क्या हुआ, आपने पॉपुलेशन को किसी फीचर के बेस पे बांटा, जैसे आय के बेस पे, जेंडर के बेस पे। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, क्या नाम है, एरिया सैंपलिंग। आप पॉपुलेशन को एरिया के बेस पे बांट दोगे, जैसे कि लाइक दिल्ली, लखनऊ, गुड़गांव, नोएडा ऐसे बांट दिया, या दिल्ली एनसीआर में बांट दिया, मान लो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद ऐसे बांट दिया। तो कुछ बंदे दिल्ली से सिलेक्ट कर लिए, कुछ बंदे नोएडा से, कुछ बंदे गुड़गांव से, कुछ बंदे लखनऊ से, ऐसे सिलेक्ट कर दिए। मतलब जब आप पॉपुलेशन को लोकेशन के बेस पे बांट दोगे, जगह के बेस पे, वो होती है क्लस्टर सैंपलिंग।
और जब आप किसी विशेषता के बेस पे, आय के बेस पे, जेंडर के बेस पे, वो होती है स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया भी कहते हैं। यहाँ जनसंख्या को, पॉपुलेशन को लोकेशन के हिसाब से बांटा जाता है। ये बेटा बहुत बारी पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट आती है इसके अंदर, ये सब रैंडम के टाइप चल रहे हैं, ठीक है, ये सब रैंडम के टाइप चल रहे हैं। अभी लास्ट आती है इसके अंदर मल्टी स्टेज। अभी तो इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब क्या है? इसमें किसी ऐसी स्थिति पर विचार किया जाता है जहां पर हम किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली में स्थित घरों में से सैंपल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मल्टी का मतलब बहुत सारी स्टेज से होकर गुजरेगा। तो देखिए, कभी कभार सभी घरों की सूची आसानी से प्राप्त नहीं होती, जिसकी वजह से घरों के सैंपल जो है सीधे तौर पर प्राप्त करना शायद संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम विभिन्न चरणों से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। आमतौर पर प्रशासनिक परियोजनाओं की वजह से शहर को कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बांट दिया जाता है। शहर में ऐसे क्षेत्रों को ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ये मल्टी स्टेज के अंदर, देखेंगे कि मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई इसलिए पहले चरण पर ऐसे कुछ खंडों का चयन किया जाएगा रैंडम तरीके से। जैसे कि पूरी दिल्ली के अंदर मुझे सैंपल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, पूरी दिल्ली के अंदर सैंपल सिलेक्ट करने हैं। तो पहले दिल्ली के अंदर क्या हुआ, पहले दिल्ली के अंदर कुछ ब्लॉक बना दिए, ठीक है, पहले दिल्ली के अंदर क्या हुआ, कुछ ब्लॉक बना दिए। इसके अगले चरण में, पहले चरण में कुछ खंड, कुछ ब्लॉकों में से कुछ घरों का चयन किया जाएगा और दोबारा जब रैंडम सैंपलिंग की जाएगी तो इस तरीके से बड़े शहर के परिवारों से सैंपल का अतंत प्राप्त कर ली जाएगी। उपरोक्त उदाहरण में द्विचरीय यादृच्छिक प्रतिचयन का मामला शामिल है, लेकिन यदि छानबीन में अपेक्षित हो तो प्रतिचयन की विधि का विस्तार 2 चरणों से अधिक में भी हो सकता है। मतलब कि देखिए, ये कह रहा है कि भाई जैसे कि मान लीजिए मुझे दिल्ली से सैंपल सेलेक्ट करने हैं। अगर आपकी लोकेलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो दिल्ली को मैंने ब्लॉक में बांट दिया, मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे बांट दिया दिल्ली के अंदर भी, ठीक है। ये तो 2 स्टेज चली, दिल्ली के अंदर भी मैंने सब डिवाइड कर दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लोकेशन वाइज मैंने बांट दिया कि ईस्ट एरिया, वेस्ट एरिया, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ठीक है। अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में भी मैं और बांट सकता हूँ, जैसे आप देखते हो गांव, कस्बा, जिला, ऐसे जो होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज। जैसे ब्लॉक बांट दिए, अब इसके अंदर भी जैसे ब्लॉक के बाद क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ईस्ट के अंदर भी कई सारे ब्लॉक होंगे भाई, आर ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, ऐसे नॉर्थ के अंदर भी होंगे, ऐसे साउथ के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो जब ये तो हो गए, ये हो गए 2 स्टेज, मल्टी स्टेज वाली 2, 3, 4, 5 कितने उसमें भी जा सकती है। मतलब जब आप अपने पॉपुलेशन को कई स्टेज सैंपल सेलेक्ट करने के लिए कई स्टेजों में डिवाइड कर देते हो ना, उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज, उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। मेरे भाई ये सब रैंडम सैंपलिंग के टाइप थे। दोबारा से समझ लीजिए आपने क्या पढ़ा है। अभी सिर्फ रैंडम पढ़ा है आपने, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जिसमें सैंपल के सिलेक्ट होने की सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है, उसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके कितने टाइप थे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर 2 मैंने पढ़ा है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया सिस्टमैटिक, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रैटिफाइड, चौथा मैंने आपको पढ़ाया मल्टी स्टेज, और 5वां मैंने आपको पढ़ाया है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर ध्यान रखिएगा, जिसमें एरिया वाला बताया था। अब हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग की। नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, अबे वहाँ पे जब इक्वल के चांस थे सिलेक्ट होने के, यहाँ इक्वल के चांस नहीं होंगे। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग में इसको गैर प्रायिकता विधियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल नहीं होती है। इस विधि में जनसंख्या में से चुने जाने वाली इकाइयों की जो प्रायिकता है वो अज्ञात होती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता जो है वो व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पे अधिक आश्रित होते हैं, जो उसको ठीक लगता है, जैसा उसको ठीक लगता है उसके हिसाब से जो है सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं। इस प्रकार की विधियों में जो है जनसंख्या का प्रतिघनत्व नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप की होती है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं इसके टाइप की, तो 3-4 तरीके के इसके टाइप होते हैं। बहुत ईजी है ये। सबसे पहला जो टाइप होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, जिसमें जो अनुसंधान करता, जो रिसर्चर होता है, उसको जो ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सिलेक्ट कर लेता है, जो उसको सुविधाजनक लगे।
उस विधि से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को सिलेक्ट करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम जानना चाहते हैं कि कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी ओवर टाइम वेजेस कितनी है, तो आसपास के क्षेत्र के कॉल सेंटर में कर्मचारी से हम जो है बातचीत करके जो भी उसको ठीक लगेगा वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। कन्वीनियंस का मतलब होता है जो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है, जो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है, जब वो अपने अकॉर्डिंगली किसी को भी सिलेक्ट कर ले, किसी की कोई अपने मन से, चाहे किसी के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला जो होता है इसको हम कहते हैं जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट का मतलब देखिए जजमेंट का मतलब क्या, निर्णय, निर्देशन, स्वविचार, प्रतिदर्श के नाम से भी जाना जाता है। इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छा अनुसार ऐसी इकाइयां चुन लेता है जो उसके विचार में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब कि करेगा यहाँ पे अपनी मर्जी से ही, लेकिन उनको सिलेक्ट करेगा जो उसको लगता है कि ये जो सैंपल में सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब वो फीचर जो मैं सैंपल में जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो फीचर पॉपुलेशन के अंदर भी है। जैसे कि उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग ले जाने वाली उपयोगी इकाइयों अथवा उससे संबंधित माल या सेवा का समूह है। इससे जो है इसको कैसे लिया जाएगा, जजमेंट सैंपलिंग से। मतलब अगर मुझे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है तो ये क्या होता है, जो लोग हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, क्या किन गुड्स का किन सर्विसेज का यूज़ किया जा रहा है, उनके बेस पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। अब भाई सिंपल सी बात है, रोटी दाल चावल गेहूँ ये सब चीज़ें हर बंदा खाता है, हर बंदा यूज़ करता है, तो मैं इनके अंदर कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को लूँगा, इनको। जजमेंट सैंपलिंग के अंदर और जो ये ऊपर वाली सैंपलिंग है उसमें कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली जो सैंपलिंग है कन्वीनियंस वाली, उसमें भी वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर जो सैंपल है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो या नहीं। मतलब वो फीचर जो मैं सैंपल में जो फीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो सैंपल सिलेक्ट करा है वो ठीक है। वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जजमेंट के अंदर करेंगे। कोटा सैंपलिंग आपको पता ही है, कोटा सैंपलिंग सिंपल होती है। कोटा सैंपलिंग का मतलब होता है ये रीति मुख्यतः विपणन अनुसंधान हेतु उपयोग में लाई जाती है। सैंपल को कुछ आधार, आयु, लिंग, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर किया जाता है। ये आपको पता ही है। देखिए जैसे कि स्कूलों वगैरह के अंदर भी आप देखते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई हर चीज़ के अंदर रिजर्वेशन होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को कोटा सैंपलिंग कहते हैं। जहाँ पे एक हर कैटेगरी का एक एक कोटा फिक्स होता है कि भाई मुझे अगर जैसे मान लो किसी जैसे कोई पोस्ट निकलते हैं, जैसे 1000 पोस्ट निकली, तो उसमें फिक्स होता है कि भाई 10 पोस्ट SC की होंगी, 20 पोस्ट ST की होंगी, 30 पोस्ट माइनॉरिटी की होंगी, ये फिक्स होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये तो कह रहे हैं भाई ये तो फिक्स ही है, बाकी जो बची वो जनरल की है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आयु लिंग के बेस पे, जेंडर के बेस पे, किसी के भी बेस पे जो आप सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो उसमें से कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं कि ये तो होगा ही होगा, उसके बाद जो है जो बचा वो जनरल का। इसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग। और लास्ट इसके अंदर मैं एक बता रहा हूँ आपको, इसको एक को कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनेंगे, वो मैंने लिखी नहीं है इसमें। स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब क्या होता है, स्नोबॉल का मतलब होता है, स्नोबॉल का मतलब होता है जैसे आपने वो सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी सिस्टम। आपने एक बंदे के पास गए, इसको सैंपल सिलेक्ट किया, अब आप गए, मान लो ये चोर है, ठीक है, आपको पता करना है दिल्ली में कितने चोर हैं, तो आपने एक चोर पकड़ लिया। अब आप इससे कह रहे हो तू 2 चोर का रेफरेंस दे, इसने 2 चोर का और रेफरेंस दे दिया कि ले भाई एक ये बंदा है और एक ये बंदा है, ये भी चोर है। फिर आप ए के पास गए, ए से भी बोला तू भाई 2 बंदों के रेफरेंस दे, उनने बोला ये भी चोर है, ये भी चोर है। मतलब जब काम एक सैंपल आपने सिलेक्ट करा, एक सैंपल आपने सिलेक्ट करा और अब आप उस सैंपल से और दूसरे बंदे का रेफरेंस ले रहे हो कि तू मुझे बता, और अगर तू किसी को जानता है तो, उसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, स्नोबॉल बर्फ का गोला जैसे होता है, जैसे हम उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें से कई सारी निकलते हैं ना, तो उसको स्नोबॉल कहते हैं। तो वो नॉन रैंडम सैंपलिंग का टाइप होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर रेफरेंस लिए जाते हैं, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। स्नोबॉल और क्लस्टर इसमें नहीं लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये सारी की सारी जो टाइप होते हैं ये होते हैं आपके सैम्पलिंग के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF मेरे से ले लीजिएगा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।